हेलो एवरीवन, वेलकम टू 10th साइंस इन टेक पढ़ाई। आज हम लोग 10th क्लास की साइंस का अगला चैप्टर पढ़ेंगे और वो चैप्टर है एसिड, बेस एंड साल्ट। आई होप कि आपने पहला चैप्टर जो हमने डिस्कस किया है रिएक्शंस का वो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, क्योंकि उसको आपने अगर पढ़ लिया है तो वो यूजफुल होगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है अगर आपने पढ़ लिया है तो। अगर नहीं पढ़ा आपने तो डिस्क्रिप्शन में रिएक्शन चैप्टर की लिंक दी गई है, प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि ये चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि कौन सी रिएक्शन कैसे हो रही है। आज के चैप्टर में एसिड, बेस और साल्ट में हमारे जो टॉपिक है वो पहला है डेफिनीशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की डेफिनीशन क्या है, प्रॉपर्टीज एंड इंडिकेटर, केमिकल प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ, पीएच के बारे में भी बात करेंगे, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट यानी सीएल आप लोग जानते हैं, उसके जो केमिकल्स उससे बनते हैं कुछ कॉमन, उनकी बात करेंगे आज हम लोग। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी एसिड, बेस, साल्ट एंड देयर डेली लाइफ यूजेज एंड सम ऑफ एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ। इस चैप्टर में हम लोग एसिड, बेस और साल्ट की कुछ डेली लाइफ यूज और उससे रिलेटेड कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स देखेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। We will also use the pH factor for some reaction to explain the importance of these chemicals. हम pH factor का भी यूज करेंगे कहीं ना कहीं कुछ रिएक्शंस में, जिससे हमें इनके केमिकल रिएक्शंस की इंपॉर्टेंस को समझा सके आप लोगों को। आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। एसिड एंड बेस, सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। मैंने पहले ही बोला था डेफिनेशन क्या होती है। नॉर्मली आप किसी से पूछो एसिड, व्हाट इज एसिड, रिप्लाई क्या आता है आप खुद सोचो, अपने माइंड में सोचो क्या है व्हाट इज एसिड या व्हाट इज बेस। सबसे बेसिक सा जो आंसर आएगा अपने, एसिड इज समथिंग दैट हैज सॉर इन टेस्ट, जिसका सॉर टेस्ट होता है वो एसिड होता है। या और आप डीप ने कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखा है तो आप सीधा बोलोगे एसिड इज समथिंग विच चेंजेस द ब्लू लिटमस टू रेड। या बेस की अगर बात करूं मैं तो आप बोलोगे बेस बिटर इन टेस्ट या चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। तो ये तीन की प्रॉपर्टीज हो रही है। ये इनके मान लो मेरा नाम है कुछ, मेरे डेफिनेशन की बात मैं काम क्या करता हूँ ये वो चीज़ हो जाएगी। तो एसिड की डेफिनेशन क्या होती है मैं बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। एसिड विच फर्निश द H+ आयन ऑन डाइल्यूशन विथ वाटर। फिर से बोल रहा हूँ, एसिड इज ए मटेरियल विच फर्निश द H+ आयन। H+ आयन आप समझ रहे हो, हाइड्रोजन का जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है उसको आप H+ बोल रहे हो। तो एसिड इज समथिंग विच फर्निशेज द H+ आयन ऑन डाइल्यूशन विथ वाटर इज नोन एज एसिड। सेम ऐसे ही बेस होता है, बेस इज समथिंग विच फर्निशेज OH आयन ऑन डाइल्यूशन विथ वाटर। इसके बाद आते हैं हम इसके अब प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं कि आप डेफिनेशन के बाद आप बोल सकते हो इट इज सॉर इन टेस्ट, चेंज द ब्लू लिटमस टू रेड। एग्जांपल इसका होता है एसिड का HCl, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। बेस की बात की जाए तो बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब कुछ सम नेचुरली अकरिंग एसिड, कुछ नेचुरली जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है सराउंडिंग्स में, उन एसिड की बात कर लेते हैं। बेसिकली आपने घर में अचार में आपने यूज किया होगा विनेगर, हिंदी में सिरका बोलते हैं। एसिटिक एसिड उसको बोलते हैं विनेगर को। ऑरेंज आपने देखा होगा उस पे सेट्रिक एसिड पाया जाता है। लेमन, नींबू आपने देखा होगा उस पे भी सेट्रिक एसिड होता है। टेमरिंड, इस पे भी टार्टरिक एसिड होता है। टमाटर आपने देखा होगा जेलिक एसिड होता है। सॉर मिल्क, कर्ड जिसको दही आप बोलते हैं, उस पे लैक्टिक एसिड होता है। बेसिकली हम बहुत सारी एसिड्स का यूज डेली लाइफ में करते हैं, कहीं ना कहीं हमें पता नहीं होता या कोई रीजन होता है। तो आज आपको बहुत सारे यूजेस के बारे में पता चलने वाला है। इंडिकेटर्स की बात करते हैं। इंडिकेटर्स नाम से ही समझ में आ रहा है, समथिंग विच इंडिकेट टू समथिंग, कुछ है ऐसा जो किसी को इंडिकेट करेगा तो उसको बोलेंगे इंडिकेटर। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहला एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड और बेस को इंडिकेट करने वाला। एसिड बेस इंडिकेटर आर दोज विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस इन ए सोल्यूशन। मतलब ये इंडिकेट करता है कि किसी भी सॉल्यूशन में एसिड या बेस प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। कैसे करता है, मैंने एक नीचे चार्ट बना रखा है, उस पे आप देखो सीरियल नंबर के बाद नेम ऑफ इंडिकेटर कई तरह के होते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर जिसमें से हमारा लिटमस सोल्यूशन होता है,
टर्मरिक हल्दी होती, मेथिल ऑरेंज फेनोप्थलीन होता है। अब देखो इनका एक अलग अलग देख लेते हैं कि कौन एसिड में क्या चेंज करता है और कौन बेस में क्या चेंज करता है। ब्लू लिटमस सोल्यूशन अगर हमने लिया है तो अगर उसको हम एसिड में मिलाएंगे तो वो रेड में हो जाएगा, जबकि बेस पे उसका कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपने रेड लिटमस लिया है तो एसिड में चेंज नहीं होगा और बेस से मिलाओगे आप तो ब्लू हो जाएगा। टर्मरिक हल्दी नो चेंज, किसके साथ? एसिड के साथ, लेकिन बेस के साथ वो रेड हो जाती है। ये आप अपने घर पे भी चेक कर सकते हो। मेथिल ऑरेंज रेड हो जाता है एसिड के साथ और बेस के साथ येलो हो जाता है। फेनोप्थलीन कलरलेस रहता है पहले से, एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता है, लेकिन अगर बेस के साथ आप उसको मिलाओगे तो वो पिंक कलर का हो जाता है। इंडिकेटर्स में इसके बाद आता है लिटमस सोल्यूशन, हमने पहले डिस्कस कर लिया। इट्स नेचुरल इंडिकेटर, इट इज पर्पल डे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेंस, लाइकेंस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अदर एग्जांपल्स जो होते हैं हमारे, उसमें आप रेड कैबेज ले सकते हो, पेटल्स या टर्मरिक, पहले ही हमने बात कर लिया है इसके। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी से कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा होगा, कहीं ना कहीं स्मेल से रिलेटेड है कुछ। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल से रिलेटेड है, मैं एग्जैक्ट बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन आप समझने के लिए बात कर रहा हूँ। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब कहीं ना कहीं स्मेल से रिलेटेड है। सो ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, मतलब ये ऑर्डर अपनी सुगंध या जो भी स्मेल आप बोल सकते हो, स्मेल ये कहीं ना कहीं चेंज करता है एसिड या बेसिक मीडियम में। इसका एग्जांपल आप ओनियन, प्याज घर में ले सकते हो, क्लोव, लौंग देख सकते हो आप। डाइल्यूट एसिड, एसिड टाइप की बात कर लेते हैं, एसिड के टाइप्स के। डाइल्यूट एसिड होता है, कंसंट्रेटेड एसिड होता है। डाइल्यूट एसिड कंटेन्स ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब बहुत कम अमाउंट में एसिड होती है, बाकी पानी होता है। मान लो आप पानी में आपने थोड़ी सी एसिड मिला दी, उसको आप डाइल्यूट बोलोगे। कंसंट्रेट किसको बोलोगे? कंसंट्रेट एसिड कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब इसमें जो एसिड का अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है और जो पानी का अमाउंट होता है वो कम होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। देखो मैंने ज्यादा अलग अलग सबको नहीं एक्सप्लेन किया है, उसका रीजन ये है कि अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो मैंने ये एसिड प्लस बेस अंडरलाइन फॉर्म में कर रखा है, जितनी भी लाइन अंडरलाइन, अगर आप इसको समझ लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी रिएक्शंस में, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हेडिंग डाल के अलग अलग से पढ़ा जाए। बेस मेन होता है कॉन्सेप्ट आप कितना बिल्ड कर पा रहे हो। अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पा रहे हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा, आपको ज्यादा हेडेक लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहला होता है एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ क्या होती है। एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ क्या होती है, तो बेसिक स्ट्रक्चर यही है। एसिड का रिएक्शन मेटल कोई भी आए वो बनाएगा साल्ट प्लस हाइड्रोजन, हमेशा यही बनाएगा। एसिड की रिएक्शन मेटल अगर बना रहा है, अब ये आप मत बोल देना कि ये तो रिएक्ट नहीं करता है, ऐसा कुछ कोई एक्सेप्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। जो भी है एसिड का रिएक्शन अगर आप मेटल से करवा रहे हो तो वो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने जिंक में मिलाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने जिंक मिलाया तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बन गया। HNO3 को अगर HNO3 में अगर हमने जिंक मिलाया तो जिंक नाइट्रेट बन गया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। बेस का सिमिलरली ऐसे ही देख ले रहे हैं, बेस का रिएक्शन मेटल के साथ कैसा होता है, तो बेस का भी रिएक्शन मेटल के साथ सेम ही होता है। एसिड या बेस आप किसी को भी मेटल के साथ मिलाओगे तो साल्ट और हाइड्रोजन ही आएगा। आपको एक बेसिक की कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एसिड या बेस का रिएक्शन अगर मेटल से आप करवा रहे हो तो उसमें साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। एग्जाम्पल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, तो ये जिंक Na2ZO2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अब इसको आप टेस्ट कैसे कर सकते हो, आप अगर लाइब्रेरी में लाइब्रेरी नहीं, लैब में, अगर आपको लैब में करवाया जाएगा तो आप इसको चेक करते हो पॉप टेस्ट से। पॉप टेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं जब हम कैंडल लाते हैं तो पॉप की आवाज से बर्न होता है। When a burning candle is brought near a test tube containing hydrogen gas, it burns with a pop sound। मतलब जब हम एक जलती हुई अगरबत्ती को टेस्ट ट्यूब के पास लाते हैं, और कौन सी टेस्ट ट्यूब, जिस पे हाइड्रोजन गैस होता है, तो वो पॉप के साउंड से बर्न होना स्टार्ट कर देता है। और ये टेस्ट हम ये एग्जामिन करने के लिए करते हैं कि हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है या नहीं है। तो बेसिकली आप ये अपने लैब में कर सकते हो। अगली प्रॉपर्टीज है मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से, मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से। आप दोनों पे देखना, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट दोनों की रिएक्शन अगर आप एसिड से करवा रहे हो ना तो साल्ट आएगा प्रोडक्ट में,
कार्बन डाइऑक्साइड आएगा प्लस वाटर आएगा। पहले हमने याद कर लिया कि एसिड या बेस दोनों की रिएक्शन अगर आप मेटल से करा रहे हो तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। आप दोनों को हम इनमें कॉमन करके पढ़ रहे हैं, समझ कॉन्सेप्ट हमें बिल्ड करना है। मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट दोनों की रिएक्शन का अगर आप एसिड से करवा रहे हो तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो साल्ट आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, वाटर आएगा। साल्ट कौन सा आएगा ये हम आगे बात कर ले रहे हैं। तो बेसिकली हमें क्या याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अगर आपको मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की रिएक्शन किसी भी एसिड से, अब आप एसिड पहचान चुके हो, आप कार्बोनेट पहचानते हैं क्योंकि आपने रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ लिया है, बाइकार्बोनेट आप पहचानते हो। तो मतलब अगर आपको एसिड से रिएक्शन में, एसिड की रिएक्शन करवाने के लिए अगर मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से आया तो आप सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप CO2 लिख दोगे, वाटर लिख दोगे, क्योंकि ये आपको पता है, आपने की कॉन्सेप्ट इसको तैयार कर लिया है। साल्ट क्या होगा, ये डिपेंड करता है मेटल कौन सा है और एसिड कौन सी है। तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। लाइम वाटर टेस्ट, अब एग्जाम्पल के लिए आपने सोडियम कार्बोनेट लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, NaCl नॉर्मल साल्ट जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो बना, और दो हमने पहले ही बात कर लिया है CO2 और H2O प्रोडक्ट हमेशा बनेंगे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट है उसकी रिएक्शन HCl से कराएं तो भी वही होगा, हमने पहले ही कॉन्सेप्ट कर लिया है, बना लिया है। अब देखो आप लाइम वाटर टेस्ट, अगर आपको याद हो रिएक्शन चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था, अगर नहीं आपने देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसको आप जाके देखो, वहां पे मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया। लाइम वाटर टेस्ट वो ये होता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ बेसिक। लाइम वाटर टेस्ट CO2 की प्रेजेंस के लिए, प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। वहां पे जब हम लोग कैल्शियम का पढ़ रहे थे एक पार्ट, वहां पे हमने देखा था कि जो दीवार में पुताई के लिए यूज करते हैं ना, वहां पे हमने लाइम वाटर टेस्ट की बात की थी। तो आप प्लीज इसको देख लीजिएगा एक बार। मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर। कोई भी मेटल ऑक्साइड हो उसकी रिएक्शन अगर एसिड से आप करा रहे हो तो साल्ट और वाटर बनाएगा। ठीक है, कि आप कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl देख रहे हो, CuCl2 बना रहा है हाइड्रोजन। तो बेसिकली आपको तीन चीजें याद रखना है। एसिड और बेस की रिएक्शन आप अगर मेटल से करा रहे हो तो साल्ट और क्या बन रहा था, बोलो, हाइड्रोजन गैस बन रही थी। सेकेंड आपका है मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, दोनों की रिएक्शन आप एसिड से अगर करा रहे हो तो CO2 और वाटर प्लस साल्ट बनेगा। तीसरा हमें की पॉइंट याद रखना है, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से अगर करा रहे हैं तो साल्ट और वाटर बन रहा है। मतलब साल्ट सब में बन रहा है, लेकिन अगर हम ऊपर देख रहे थे कि एसिड वाले में मेटल से अगर रिएक्शन करा रहे थे तो हाइड्रोजन गैस बन रही थी, बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट से रिएक्शन करवा रहे थे तो CO2 प्लस वाटर बन रहा है, ऑक्साइड से करा रहे हैं तो सिर्फ वाटर बन रहा है। आप देखो इसके बाद बात करते हैं, एसिड और बेस दोनों का रिएक्शन आपस में करा दें तो क्या होगा, तो साल्ट बनेगा प्लस वाटर। ये हम देख भी सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की रिएक्शन अगर हम HCl से कराएंगे तो NaCl नॉर्मल जो हम लोग नमक यूज करते हैं वो बनेगा और प्लस वाटर बनेगा। ये इसको हम बोलते हैं बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड बाय द एसिड। जब एसिड का इफेक्ट बेस से नलिफाई कर दिया जाए या बेस का इफेक्ट एसिड से नलिफाई कर दिया जाए। जरूरी नहीं एसिड का बेस से किया जाए, बेस का एसिड से भी किया जा सकता है। तो मतलब जब भी एक का रिजल्ट, एक का इफेक्ट दूसरी की वजह से नलिफाई किया जाएगा, मैं एसिड और बेस की बात कर रहा हूँ कि और रेफरेंस में मत लेना, तो वो वहां पे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल देंगे कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, और वो हमेशा साल्ट और वाटर एज ए प्रोडक्ट देगा। इसके बाद आता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी ऐसा नहीं है कि मतलब बेसिकली आप जनरल रूल में फॉलो कर लो इसे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 के साथ अगर आप करवा रहे हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, CO2 नॉन मेटेलिक एसिड ऑक्साइड है। नॉन मेटेलिक क्यों है, क्योंकि कार्बन है, कार्बन नॉन मेटल है, तो इस पे प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी एसिडिक इन नेचर। आप जानते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम एसिडिक नेचर में मानते हैं क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद वाटर और साल्ट को देती हैं, हमें प्रोड्यूस करती हैं। एसिड प्रोड्यूसेस H प्लस आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एसिड H प्लस आयन वाटर की प्रेजेंस में प्रोड्यूस करता है। मैंने डेफिनेशन में पहले ही बताया था, क्या बताया था डेफिनेशन में, एसिड which furnish the H plus ion on dilution with water।
तो यहाँ पे वही बात की गई, वो डिफिनीशन थी ये होता है, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि देता है ये, तो ठीक है कोई बात नहीं। HCl को अगर आप मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, एसिड को आप वाटर में करवा रहे हो तो हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। अब हाइड्रोनियम आयन क्या है, H3O प्लस। क्यों ऐसा होता है, हाइड्रोनियम आयन क्यों बनता है, क्योंकि H प्लस कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, H प्लस अकेले नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसलिए H प्लस जो होता है वो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है। हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, H प्लस एक नए वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होता है और हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेता है। इसके बाद आता है एल्कलीज। ऑल द बेसेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, सभी जो बेस होते हैं वो पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं। एंड एल्कली इज ए बेस दैट डिजोल्व इन वाटर, ठीक है समझ में आया। एल्कली वो बेस है, बेसिकली एल्कली को आप बेस ही बोल सकते हो, लेकिन ये वो बेस है जो वाटर में पानी में डिजोल्व हो जाए। कॉमन एल्कलीज के नाम है कुछ मैंने दिया है 2-4, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। प्रिकॉशन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग एसिड और बेस विथ वाटर। समझ में आया, प्रिकॉशन मतलब जब आप एसिड या बेस को पानी में मिक्स कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा सतर्कता की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। क्यों, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टिरिंग एज इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, मैंने रिएक्शन चैप्टर में डिस्कस किया था। एक्सोथर्मिक रिएक्शन फिर बोल दे रहा हूं, अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिए प्लीज। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जो हीट प्रोड्यूस करे, रिएक्शन के बाद हीट प्रोड्यूस करे, मतलब रिएक्शन होने के बाद उससे हीट इवॉल्व होगी। तो एसिड मस्ट बी ऑलवेज बी एडेड इन वाटर, आपने इस बात को ध्यान दिया, एसिड मस्ट बी ऑलवेज बी एडेड टू वाटर। एसिड को हमेशा पानी में ऐड करना है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि पानी को एसिड में ऐड करना है, जरूरी थोड़ी ना, तो इसका अलग अलग मतलब है। एसिड को पानी में ऐड करना और पानी को एसिड में ऐड करना है। यहाँ पे क्या करना है, हमें एसिड को पानी में ऐड कर देना है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पानी, इससे ये समझ में आ रहा है कि जिसको जिसमें ऐड करते हैं तो ऐड कर, जिसमें ऐड करते हैं उसकी अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए। जैसे हम पानी को चीनी में मिलाएं, समझ रहे हो आप, पानी को चीनी में मिलाएं या चीनी को पानी में मिलाएं, कंटेंट आप समझ रहे हो। हम लोग जब शरबत बनाना होता है तो चीनी को पानी में मिलाते हैं, ना कि पानी को चीनी में मिलाते हैं। तो यहाँ पे भी आप एसिड एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इस वजह से कहीं ज्यादा हीट प्रोड्यूस ना हो जाए, कोई खतरा ना हो हम लोगों को, इसलिए हम पानी में धीरे धीरे एसिड मिलाते हैं और उसको स्ट्रीट मतलब हिला के उसको मिला के उसको कॉन्स्टेंटली मिलाते रहते हैं ताकि कोई रिएक्शन ना हो। फिर एन एसिड और बेस इज मिक्स्ड विथ वाटर दे बिकम डाइल्यूट। जब कोई भी एसिड या बेस पानी में मिलाया जाता है तो वो डाइल्यूट हो जाता है, हमने पहले ही पढ़ लिया था डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड में। दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन, ठीक है ये भी नॉर्मल बात है, कंसंट्रेशन H प्लस हाइड्रोनियम, मतलब H प्लस बोलो या आप हाइड्रोनियम आयन बोलो, क्योंकि H प्लस एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए हम हाइड्रोनियम आयन बोल रहे हैं। हाइड्रोनियम आयन और OH माइनस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम में। क्यों, क्योंकि आपने उसमें पानी मिला दिया है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करेंगे, क्या होती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस डिपेंड ऑन नंबर ऑफ H प्लस हाइड्रोनियम आयन और OH आयन प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली। मतलब स्ट्रेंथ हम कैसे डिसाइड करेंगे, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन मतलब H प्लस आयन और OH आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जितने नंबर ऑफ अगर ज्यादा नंबर ऑफ H प्लस और OH आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो मतलब वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस है, अगर कम हो रहे हैं तो वो उतना ही वीक है। With the help of universal indicator we can find the strength of acid। यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं, और इस इंडिकेटर को हम लोग बोलते हैं pH स्केल। pH पोटेंज, जर्मन में अगर बोले इसको, पोटेंज जो है उसका जर्मन मीन्स है पावर, लेकिन यहाँ पे pH का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन आयन या OH प्लस जो आयन आ रहा है उनका क्या है स्ट्रेंथ, कितने नंबर आप वो प्रोड्यूस हो रहे हैं उस बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। दिस स्केल मेजर फ्रॉम, ये 0 से और 14 तक की स्केल होती है। 0 किसके लिए होता है, सबसे एसिडिक के लिए होता है। 7 बेसिक न्यूट्रल के लिए होता है, हमारा जो पानी होता है नॉर्मल वाटर उसका जो pH होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 को न्यूट्रल माना गया है। और उसके बाद जो बहुत एल्कलीन होता है उसकी जो pH होती है वो 14 होती है। pH पेपर भी आपके लैब में मिल जाएगा,
मार्केट पे भी मिलता है, आप चेक कर सकते हो। इट इज पेपर विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पीएच। ये वो पेपर होता है जो पीएच को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? हमने एक पीएच पेपर लिया, उस पीएच पेपर को हमने जो भी सोल्यूशन है उस पर डिप किया। अगर वो डार्क रेड या रेड कलर आ रहा है तो रेड मतलब एसिडिक आ रहा है। अगर वो एल्कलाइन है, बेसिक है, तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। अगर वो नॉर्मल है, 7 पीएच पे है, तो वो ग्रीन रहेगा। इस अकॉर्डिंग हम पीएच पेपर का यूज करते हैं स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। आपने हमेशा सुना होगा, बहुत सारे एड्स भी आते रहते हैं एसिडिटी के पेट में, और ये बहुत सारी एड्स आते रहते हैं टीवी में भी। एसिड रेन आपने सुना होगा, ताजमहल उसका कलर जो है वो डिम हो रहा है, थोड़ा डल हो रहा है। ये सब रीजन पीएच का ही है। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारा इंपॉर्टेंस है पीएच का, तो एक एक करके देख ले रहे हैं। पीएच ऑफ एसिड रेन। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। आप नॉर्मल हर रेन को आप एसिड रेन नहीं बोल सकते हो। आप कब बोलोगे? जब बारिश के पानी का पीएच 5.6 से नीचे हो। समझ रहे हो आप? 5.6 से नीचे अगर उसका पीएच है तब आप उसको बोलोगे कि ये एसिड रेन है। आप कैसे पता करोगे? पीएच पेपर आप ले लोगे और उसके बाद आप उस पर डिप करोगे। अगर रेड कलर आ रहा है तो मतलब डार्क रेड आ रहा है, तो मतलब 7 से नीचे, 6 अप्रोक्सीमेट 6 के आसपास है। अगर डार्क आ रहा है तो मतलब आप समझ सकते हो एसिडिक है। व्हेन दिस एसिडिक रेन फ्लोज ओवर द रिवर्स दीज आल्सो गेट एसिडिक। जब ये पानी बहता है नदियों में तो वो भी एसिडिक हो जाती हैं। उसकी वजह से सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ, मछली और जो भी एक्वेटिक लाइफ नदी में रह रही हैं उन सभी के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। मतलब उनको रहने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एसिडिक मीडियम नॉर्मल रहने के लिए जो हमें नॉर्मल रहने के लिए जो हमें पीएच चाहिए वो 7 नॉर्मल डिग्री में हम लोग रहने में सक्षम है। हमारी बॉडी की फंक्शन में क्या काम है? हमारी बॉडी जो फंक्शन करती है वो नॉर्मल रेंज में काम करती है। पीएच के नॉर्मल रेंज में मतलब 7 से 7.8 लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। मतलब कोई भी जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब आप समझ रहे हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तभी जीवित रह सकता है जब उसका पीएच 7 से 7.8 के बीच में हो। तो ऊपर वाली एक्वेटिक लाइन जो पीएच एसिड रेन की बात हमने की थी, तो एक्वेटिक लाइफ कैसे प्रभावित होती है? क्योंकि 5.6 बहुत नीचे है। मान लो 6 आ गया तो 6 भी हो गया तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि हमें नॉर्मल जो रहने की आदत है वो पीएच रेंज हमारा 7 और 7.8 के बीच में है। पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेशन में क्या काम है पीएच का? आप जैसे भी देखते हो, बेसिकली हमें एसिडिटी कभी कभी हो जाती है किसी को भी। पीएच लेवल ऑफ बॉडी रेगुलेट अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है। पीएच कैसे रेगुलेट करता है? क्योंकि हमारा खाना एसिडिक मीडियम में पचता है। ये आगे देख ले रहे हैं। इन केस ऑफ इनडाइजेशन अवर स्टमक प्रोड्यूस एसिड इन ए वेरी लार्ज अमाउंट। अगर इनडाइजेशन हो रहा है हमें, तो उस कंडीशन में हमारे स्टमक में ज्यादा मात्रा में एसिड प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन होगा पेट में। तो क्या करेंगे अगर ऐसा हो जा रहा है? क्यों? तो उस टाइम पे हम लोग एंटासिड यूज करेंगे। एंटासिड का काम क्या होता है? एंटासिड न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस ऑफ पीएच एंड वी गेट रिलीफ, सर्वाइव ओनली नैरो रेंज ऑफ। ठीक है, एंटासिड का जो काम होता है वो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करना होता है, और जब वो न्यूट्रलाइज कर देगा तो हमें रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि हमें नैरो रेंज मतलब नॉर्मल पीएच रेंज में रहने की आदत है। पीएच ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन स्वेल, मृदा में, टूथ डिके। उसके बाद बी स्टिंग। आपने बी कभी काट लिया हो किसी को तो उस पर भी आप देखते हो बहुत जलन होती है, इरिटेशन होती है, रिलीफ होता है। तब मिलता है उस पर रिलीफ जब आप बेकिंग सोडा वगैरह बेसिक कुछ लगा लो, तब आपको रिलीफ मिलता है। सोयल में भी आप देखते हो कभी कभी सोयल में भी प्रॉब्लम होती है कि उस पे उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है एसिडिटी की वजह से। तो उसको भी बेसिक मेंटेन रखना होता है, जो एक क्राइटेरिया है उस अकॉर्डिंग काम करना है। तो पीएच का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। अब आते हैं, एसिड हो गया, बेस हो गया। अब साल्ट के बारे में, साल्ट एंड देयर डेरिवेटिव्स। मैंने पहले ही बात किया था साल्ट कब बनता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड और वाइस वर्सा। हमने पहले भी बात कर ली, जब एसिड का इफेक्ट बेस की वजह से नलिफाई हो या बेस का इफेक्ट एसिड की वजह से नलिफाई हो, तो वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो वो वाटर और साल्ट प्रोड्यूस करेंगे। कुछ मैंने साल्ट के नेम यहाँ पे दे रखा है मैंने। पोटेशियम सल्फेट फार्मूला K2SO4 कहाँ से आया, मतलब कौन सा एसिड यूज हुआ, कौन सा बेस यूज हुआ। तो अब आप इस पे देख सकते हो कि
क्योंकि पोटेशियम है तो मतलब पोटेशियम का कोई ना कोई बेस यूज किया होगा। तो पोटेशियम का बेस कौन सा है? KOH, डेराइव्ड फ्रॉम। एसिड की बात करें तो H2SO4 है, ठीक है। सोडियम सल्फेट, इसका जो है NaOH और H2SO4 की रिएक्शन आप करोगे तो Na2SO4 आ जाएगा। NaOH और HCl की रिएक्शन कराओगे तो कॉमन साल्ट आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से रिएक्ट कराओगे आप दोनों को तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्रॉस करके NH4Cl बना देगा। NaCl and Na2SO4 belong to the family of sodium as they have the same radicals। रेडिकल्स आप अभी शायद समझ रहे हो, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा रेडिकल्स क्या होते हैं। क्योंकि NaCl को अगर आप ब्रेक करोगे तो Na+Cl- आएगा और Na2SO4 को आप ब्रेक करोगे तो Na+SO4-। तो क्योंकि इस पे इसको हम सोडियम साल्ट इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि दोनों में जो रेडिकल है, जो कोई भी आयन फॉर्म में होता है उसको हम रेडिकल्स बोलते हैं साल्ट में। तो Na+ दोनों में आ रहा है इसलिए हम इसको सोडियम साल्ट बोल रहे हैं। सिमिलरली हम देख सकते हैं NaCl और KCl बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड साल्ट, क्योंकि दोनों में कॉमन Cl- आ रहा है, उस रेडिकल के रिस्पेक्ट में हम बात कर सकते हैं ये क्लोराइड साल्ट है। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट, नॉर्मल जो हम लोग साल्ट यूज करते हैं उससे बहुत सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले देखते हैं कि साल्ट के टाइप क्या क्या होते हैं। न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल साल्ट कब बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है तो दोनों पढ़ा है आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एक की इफेक्ट दूसरे की वजह से नलीफाई हो जाना। तो जब दोनों सेम है तो दोनों एक दूसरे को नलीफाई करके एक नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। पीएच वैल्यू इसकी एग्जैक्ट 7 होती है। NaCl जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, क्योंकि अगर 7 ना होता तो इस पर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमें नॉर्मल पीएच रेंज में रहने की आदत है। एसिडिक साल्ट क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिडिक मतलब आप समझ रहे हो, अब एसिड जिसको हम बोल रहे हैं वो उस पे डोमिनेटिंग है। एसिडिक मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, पीएच रेंज इसकी लेस देन 7 होगी। क्यों? क्योंकि जो एसिडिक का एसिड का पीएच होता है वो 7 से कम होता है। इसके एग्जांपल्स हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट। बेसिक साल्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस प्लस बेस, बेसिक से मतलब स्ट्रॉन्ग, जो जिसका जिस बेसिस पे नाम है वो वैसे भी आप याद रख सकते हो। बेसिक साल्ट मतलब स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। पीएच वैल्यू इज मोर देन 7, पीएच वैल्यू इसकी मोर देन 7 होती है। कैल्शियम कार्बोनेट और CH3COO इसको आप मान सकते हो एग्जाम्पल के लिए। कॉमन साल्ट इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मैनी मटेरियल्स ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम। कॉमन साल्ट को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल मानते हैं, किसके लिए? बहुत सारे मटेरियल्स को डेली लाइफ के यूज के लिए बनाने के लिए। उसमें कौन कौन से? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वॉशिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है। तो आइए इनको एक एक करके डिस्कस कर ले रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्रिपरेशन क्या होती है? बेसिकली देखो, आप प्रिपरेशन की रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा इन द सेंस, मैंने अगर आपने रिएक्शन चैप्टर पढ़ रखा है तो समझ में आपको आ जाएगा कैसे हो रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे समझने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर प्रिपरेशन पूछ लिया और यूज पूछ लिया तो आपको याद करना पड़ेगा। तो आपकी माइंड में ये होना चाहिए कि इसकी प्रिपरेशन कैसे है और इसकी एग्जाम्पल्स क्या है। प्रिपेयर्ड बाई मेथड कॉल्ड क्लोर एल्केली मेथड, क्लोर एल्केली मेथड से इसको बनाया जाता है क्योंकि हम क्लोरीन और बेस इसमें यूज करते हैं। नॉर्मल साल्ट पहले ही बात कर चुके हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, वाटर के साथ जब रिएक्ट कराएंगे इसे तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और Cl2 और H2 बनता है। Cl2 मतलब क्लोरीन गैस, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। देखो ये बेसिकली एनोड और कैथोड के बेसिस पे रिएक्शंस होती हैं इसकी। तो जब NaCl को हम वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो जो कैथोड पे आता है हाइड्रोजन गैस आती है। हाइड्रोजन गैस का यूज क्या होता है? फ्यूल की तरह यूज होता है और इसके बाद फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। एट एनोड, एनोड में क्लोरीन गैस जाती है। कैसे क्या होता है ये अभी आपके सिलेबस में शायद नहीं है, जैसे होगा मैं डिस्कस कर दूंगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज बताइए, मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। क्लोरीन गैस वाटर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। आपने हमेशा देखा होगा क्लोरीनेशन वर्ड आपने सुना होगा शायद, वाटर का क्लोरीनेशन होके आता है, बहुत जगह पे क्लोरीनेशन होता है। जब प्यूरिफिकेशन होता है, आरओ में भी यूज होता है कहीं ना कहीं क्लोरीन, तो इसलिए हम वाटर ट्रीटमेंट में क्लोरीन का यूज करते हैं। पीवीसी पाइप में CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में और पेस्टिसाइड्स में क्लोरीन का यूज करते हैं। HCl जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है उसको हम इंडस्ट्री और मेडिसिन में और कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं। अब बात आती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जो हम मेन पढ़ रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज मेनली सॉप और डिटर्जेंट के बनाने में करते हैं
और उसके बाद पेपर और फाइबर मेकिंग में भी इसका यूज करते हैं हम लोग। इसके बाद आता है ब्लीचिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन कैसे होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन से अगर आप कराओगे तो उस पे ये जो CaOCl2 आ रहा है ना, इसको आप बोलते हो ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब आप क्लोरीन से कराओगे तो उस पे CaOCl2 आएगा, जिसको आप बोलोगे, क्योंकि आप डायरेक्ट हो सकता है आपसे फार्मूला भी कोई पूछ ले कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला बताओ, तो आपको बताना है CaOCl2, हाइड्रोजन आए, H2O तो आ रहा है, रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी। यूज क्या क्या है इसके? ब्लीचिंग पाउडर यूज्ड इन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज एंड लॉन्ड्री, यूज एट डिसइंफेक्टेंट की तरह भी इसको यूज करते हैं। इसके बाद आता है वॉशिंग सोडा। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, जो ब्रेक हो चुका है उसको हम फिर से रिक्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं उसको, तो वो वॉशिंग सोडा बन जाता है। कैसे होती है रिएक्शन? Na2 सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन अगर 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से करवा देंगे हीट के प्रेजेंस में तो Na2CO4.10H2O, इसको आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोल सकते हो, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो जब इस सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से आप कराओगे हीट के प्रेजेंस में तो Na2 सोडियम कार्बोनेट .10H2O आप हो जाएगी। इस फॉर्मूले को आप टोटल को बोलते हो वॉशिंग सोडा। इसका यूज आप करते हो ग्लास में, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में करते हो, क्लीनिशिंग एजेंट्स फॉर डोमेस्टिक पर्पज के लिए करते हो आप। हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए ये आपको आगे भी पढ़ना पड़ेगा। रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है आगे बात करते हैं इस पे, अभी ये नहीं है तो मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ अभी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स हायर क्लास में आप पढ़ेंगे। बाकी इसके यूज के लिए आप याद कर सकते हो, शॉप में यूज कर सकते हैं, पेपर इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, क्लीनिशिंग एजेंट के लिए एज ए क्लीनिशिंग एजेंट यूज करते हैं, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर में यूज करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स में यूज करते हैं। इसके बाद आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो कॉमन नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी प्रिपरेशन नॉर्मल, क्योंकि हम ये सभी जो पढ़ रहे हैं वो कॉमन साल्ट के केमिकल्स पढ़ रहे हैं, तो मतलब कि कॉमन साल्ट के अगर केमिकल्स पढ़ रहे हैं तो NaCl कंपलसरी है। H2O इस पर रिएक्शन में आप ले रहे हो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम भी आप ले रहे हो NH3, तो इससे आपको बनेगा जो रिएक्शन होने के बाद बनेगा NH4 अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को आप बेकिंग सोडा बोलते हो। रिएक्शन मैंने पहले ही बताया, प्रिपरेशन के लिए आप यहाँ समझ नहीं सकते हो, समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है, लेकिन आप याद रखोगे तो ज्यादा, कि डायरेक्ट पूछेगा राइट डाउन द स्टेप्स फॉर द प्रिपरेशन एंड यूज फॉर बेकिंग सोडा और एनीथिंग, जो भी वो पूछना चाहेगा वो ऐसे ही पूछेगा। अगर आप बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या होता है? हीट करने पे आप Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और जो जिससे बना हुआ है ये उसी फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, क्योंकि अगर NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप हीट कर रहे हो तो वो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 में ब्रेक होगा। CO2 प्रोड्यूस कॉज डफ टू राइज एंड मेक केक्स। आपने देखा होगा केक में स्पंजी टाइप का होता है, पेस्ट्रीज में भी आपने देखा होगा स्पंजी रहता है, ब्रेड में आपने देखा होगा ब्रेड में रहता है, तो वो CO2 का वहां पे यूज करते हैं ताकि वो अच्छे से बन सके, उसको डॉफ करने के लिए और स्पंजी बनाने के लिए। इसका यूज होता है एंटासिड बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में और हाउस होल्डिंग इंग्रेडिएंट्स में करते हैं हम लोग इसका यूज। अब आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैंने पहले ही बात किया था Na2CO3.10H2O जहाँ पे आया था, मैंने बोला था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट। एक फार्मूला यूनिट, साल्ट के एक फार्मूला यूनिट में जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर आपने सुना ही होगा, बहुत बार आपको शायद प्लास्टर हुआ भी हो। प्लास्टर की बात करते हैं। ऑन हीटिंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर। ठीक है, कॉपर है, जब हीट करते हैं कॉपर सल्फेट को तो उस पे जो वाटर ड्रॉपलेट के क्रिस्टल्स नजर आते हैं। ये बेसिकली बात कर रहे हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चेक करने के लिए या देखने के लिए। जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है वो CuSO4.5H2। मैंने बताया ना डॉट पे जो होता है एक पूरा CuSO4.5H2, ये पूरा एक साल्ट है, लेकिन इस पे जो वाटर के मॉलिक्यूल 5 है ये आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल सकते हो। जिप्सन ऑल्सो कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर्मूला क्या होता है जिप्सम का? CaSO4.2H2O। अगर जिप्सम को 373 केल्विन डिग्री में हीट करेंगे
तो वो हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O। इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, मैंने पहले ही बोला था हेडिंग में जैसे बताया था प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिप्सम को जब हीट करते हैं 373 डिग्री टेम्परेचर पे, मतलब तो वो जो हीट होने के बाद अगला प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। तो इसको बोलते हैं आप प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको यूज करते हैं, यूज एज प्लास्टर फॉर फ्रैक्चरेटेड बोन। अगर बोन आपकी फ्रैक्चर हो गई है तो उसके लिए आप इसको यूज करोगे। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्सड विथ वाटर इज चेंज टू जिप्सम। अगर इसको वाटर के साथ फिर से मिक्स कर दें तो ये जिप्सम में फिर से चेंज हो जाता है, वही जैसे इसका फॉर्मेशन है ये रिवर्स फॉलो कर देता है। अब इसका यूज देख लेते हैं। यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल्स एंड स्मूथ सरफेस बनाने में यूज करते हैं, क्योंकि आसानी से इसको चेंज किया जा सकता है अपने डिजायर्ड शेप में। तो ये था हमारे पूरे एसिड बेस और साल्ट चैप्टर के बारे में पूरा डिस्कशन। थैंक यू।